हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों आया, पहले ये जानने का ज़रूरत है। अच्छा, उसके पहले एक बात बताऊंगा, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और एंट्रेंस के एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा नहीं रहा तो ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे, है ना। तो बहुत ही इजी स्कोरिंग ये टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल एक एटॉमिक मॉडल का मॉडल विच इज़ गिवन बाय बोर, है ना, नील बोर। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ा एटॉमिक मॉडल देने का? इसके पहले हमें पता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले जो एटम्स का मॉडल दिया गया था दैट वाज गिवन बाय ई रदरफोर्ड, है ना, बाय वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तुमने पढ़ा भी होगा और मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो रदरफोर्ड का मॉडल दिया था, काफ़ी सक्सेस भी था, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक्स था जिसको ओवरकम करने के लिए ये बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स क्या था। मैंने पहले भी वीडियोस में ये ड्रॉबैक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जस्ट मैं यहाँ पे छोटे से टाइम में इसको बता दे रहा हूँ व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, हम लोग अभी पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सो दैट हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल को समझने में आसानी होगी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें क्या था कि सपोज कर लो ये एक एटम है, ये एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस सिचुएटेड है। ये बोला गया था क्या, उसके बीच में एक न्यूक्लियस सिचुएटेड है ना। पता ही होगा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली दो पार्ट था, एक था न्यूक्लियर पार्ट और एक था क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक न्यूक्लियर पार्ट था और एक क्या था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन हम लोग उसके ड्रॉबैक्स को पढ़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक सेंटर में जो था दैट वाज न्यूक्लियर पार्ट, जो कि जिसमें क्या होता था, प्रोटॉन्स होता था, और उसके चारों तरफ में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन्स होता था। ठीक है, यही था ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते थे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और जो छोटा सा पार्ट होता दैट वाज न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियर पार्ट में सिचुएटेड होता था, एंड जो एटम का वॉल्यूम होता था दैट वाज ड्यू टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तो दैट चार्ज्ड बॉडी विल एमिट रेडिएशन, एनर्जी, है ना। तो सपोज कर लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है ना, तो इस चार्ज्ड बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, सपोज कर लो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इसके पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ में घूम रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन है ना। क्यों एक्सेलरेशन है, ये तो तुमको पता ही है क्यों एक्सेलरेशन है, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो इस चार्ज्ड बॉडी में एक्सेलरेशन है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, दिस चार्ज्ड बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी। तो ये अगर एनर्जी एमिट करेगा तो ये कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियस के करीब में आएगा, है ना। आस्ते आस्ते एनर्जी, ग्रेजुअली एनर्जी को लूज करेगा और ये न्यूक्लियस के करीब में आता जाएगा, एनर्जी लूज करेगा और ये न्यूक्लियस के करीब में आता जाएगा, एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करेगा और न्यूक्लियस के करीब में आकर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन आकर के कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, मतलब प्रोटॉन पे आकर के गिर जाएगा, है ना। सो
अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, अगर कोई चार्ज बॉडी में एक्सेलरेशन है तो वो एनर्जी एमिट करेगा। यहाँ पर भी वही हो रहा, ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज बॉडी है, ये घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो करते करते क्या होगा, इट विल फॉलो स्पाइरल पाथ, it will follow spiral path and ultimately this electron will fall into the nucleus, और ये होने में 10 to the power -8 सेकेंड लगेगा, 10 to the power -8 सेकेंड या फिर उससे कम लगेगा। मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन जैसे तुमने देखा एक एटम का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे तुम आंख बंद करोगे, आंख बंद करके खोलोगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के गिर गया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, हमारे चारों तरफ जितने सारे एटम्स है सब अनस्टेबल हो गए। इसका मतलब जैसे आंख झपकोगे सारा चीज, ये जो है जितना सारा चीज सब खत्म हो जाएगा। बट ऐसा होता है क्या? नहीं, एटम एक्चुअली में स्टेबल होता है। अगर ऐसा होता, ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस में गिर जाता, मतलब एटम क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। बट ऐसा तो एक्चुअली में होता नहीं है, एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो ये प्रॉब्लम था रदरफोर्ड का, क्या कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। अगर किसी चार्ज्ड बॉडी में एक्सेलरेशन है तो दैट विल एमिट एनर्जी। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रदरफोर्ड ने बोला, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस इन्होंने बोल दिया रदरफोर्ड ने, बीच में एक न्यूक्लियस है और बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड बॉडी है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लूज करेगा। तो एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा, एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास, न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा और अल्टीमेटली जाकर के न्यूक्लियस में मिल जाएगा। मतलब एटम अनस्टेबल हो गया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। इसका मतलब जरूर ये थ्योरी, ये जो मॉडल दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, दैट थ्योरी इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने बस ये बता दिया कि एक न्यूक्लियर पार्ट है जहाँ पे प्रोटॉन होगा और चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन होगा। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली प्रोटॉन कहाँ पे होगा। मॉडल तो बता दिया, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। मतलब रदरफोर्ड ने ये नहीं एग्जैक्टली बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का इस एटम के एटम में, ये नहीं बताया था रदरफोर्ड ने। तो दो ड्रॉबैक था। एक और ड्रॉबैक बहुत सारे बुक्स में तुमको देखने को मिलेगा। एक और ड्रॉबैक ये भी था कि रदरफोर्ड जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ है इसका, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा अगर घूम रहा है तो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज करेगा तब जो हमें एक एटम का स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट शुड बी कंटिन्यूअस। बट एक्चुअली जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब देखना किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसमें कुछ डिस्क्रीट लाइन होता है। मान लो ये हमारा है ना, रेड मिलेगा देखने को, हो सकता है ब्लू देखने को मिले, बस यही दो लाइन मिले, बाद बाकी लाइन नहीं मिलेगा देखने को, है ना। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, मतलब जो कलर मिलना चाहिए था वो सारा कलर मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में एटम का स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम देखोगे तो सब में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसी में भी एक्चुअली नहीं होता है।
तो ये भी एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नील बोर, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, नील बोर ने क्या किया था, अपना एक एटॉमिक मॉडल लाया था। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मॉडल आया था, इसके पीछे, एस्टैब्लिशमेंट के पीछे दो मेजर रोल था। पहला क्या था, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दो मेजर स्टैब्लिशमेंट होने के बाद नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो दो डेवलपमेंट क्या था, फर्स्ट डेवलपमेंट था क्या, मैंने बोला फर्स्ट जो था वो क्या था, एक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है और एक वेव लाइक नेचर भी होता है। एंड सेकंड जो डेवलपमेंट था, जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी, एक एटम के अंदर में जो एनर्जी है, एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक फिक्स्ड अमाउंट में ही ले सकता है या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट में ही उसको छोड़ सकता है। मतलब एक एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड अमाउंट में ही एनर्जी को यूज कर सकता है, या तो छोड़ सकता है या तो गेन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बाजार में गए कोई सामान लेने के लिए, मान लो, तो तुमको पैकेट मिलेगा 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 kg का, ये जो पैकेट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि तुमको 250 का मिला, 300 का भी पैकेट मिलेगा, 350 का भी पैकेट मिलेगा, 360 ग्राम का भी पैकेट मिलेगा, ऐसा नहीं। एक पैकेट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड है एटम्स के लिए, 250 का है तो 500 का है, 750 का होगा, 1000 का होगा, ऐसा है ना। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस टू डेवलपमेंट्स लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये दो जो डेवलपमेंट है ये बहुत हद तक बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़। ठीक है, चलो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो ज़रूरत है दैट इज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये मेन आज का जो वीडियो है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको पढ़ेंगे और सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एकदम ध्यान लगाकर कॉपी पेन निकाल लो, जहाँ जहाँ नोट्स का ज़रूरत होगा मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, तुम लोग खुद से नोट कर लेना। और वैसे भी मैंने तुम लोग को नोट्स भेज दिया है, देख लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट बोर एटॉमिक मॉडल का ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये जो नील बोर साइंटिस्ट, नील बोर ने एटॉमिक मॉडल लिया 1913 पे। दिस वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दिस वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये किस पे था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे पूरा बोर एटॉमिक मॉडल दिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात जानना ये है, ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है दैट वाज गिवन फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सबसे पहले बात जानना ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ऐसा स्पीसीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, है ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, लिथियम के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2। लेकिन हाँ Li+ अगर बोलेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, तो इसके लिए भी बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होगा। बेरिलियम के लिए होगा ये बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, बोलो। लिथियम के लिए एप्लीकेबल है नहीं, अभी भी तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ओह सॉरी मैंने गलत बोला। देखो हीलियम के लिए एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बट अगर हम He+ लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। लिथियम Li2+, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है,
1 इसके लिए भी एप्लीकेबल है, बट सिर्फ अगर लिथियम देगा तो इसके लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ऐसा स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बात मैंने तुमको बता दिया। और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का अगर ड्रॉबैक फिर से आएगा तो अभी इस बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत देखकर लग रहा होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लेंगे तो एटॉमिक मॉडल मिल जाएगा, हमें नहीं। बोर्स एटॉमिक मॉडल भी, इसका भी ड्रॉबैक्स है, ये भी फेल है, आगे और भी पढ़ेंगे वो भी फेल है, ऐसे करके चलता जाएगा। ये चैप्टर में समझ में नहीं आएगा कि आखिर कौन सा मॉडल पढ़ना, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है। मुझे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि ये पता तो चले कैसे डेवलपमेंट हुआ एटॉमिक मॉडल के बारे में, क्या सोचा गया, क्या क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, क्या लॉजिक से ये ड्रॉबैक्स निकाला और क्यों फेल हुआ, है ना। अगर तुम किसी चीज़ के फेलियर को पढ़ोगे तब तो उसके सक्सेस के बारे में जानोगे, इसलिए हमें सब चीज़ को पढ़ना है। तुम्हारे मन में आ रहा होगा रदरफोर्ड पढ़ा वो भी फेल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं सर इतना बड़ा बड़ा सा थ्योरी लिख रहे हैं आप, ये भी फेल है, तो पढ़े ही क्यों? पढ़ना इसलिए है क्योंकि समझना पड़ेगा कि फेल क्यों हुआ, क्या था और फेल होने का रीज़न क्या था, क्या ड्रॉबैक्स निकला, ये जानने के लिए तब तुम जानोगे, तब तो तुम एक नया सा मॉडल बना पाओगे ना। तो इसलिए हमें ये सब जानना होगा चीज़ को। तो अब तो समझ में आ गया ना। तो ये सबसे पहले ड्रॉबैक तो रदरफोर्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल का यही है, क्या कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। और बाद बाकी यहाँ पे यूनिवर्स में इतने सारे एटम्स है, 100 से ऊपर हमारे पास एटम्स है, लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल है। तो ऐसा एटॉमिक मॉडल को हम लेकर करेंगे क्या जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम के बारे में ही मॉडल बताए। फिर भी ये हमने बोर ने क्यों चूज़ किया था सिर्फ हाइड्रोजन को? सो दैट स्टडी होगा, काफ़ी ईजी होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्टडी करना और उसके बारे में कुछ मॉडल बनाना काफ़ी इजी होता है, इसलिए बोर्स ने क्या किया था? हाइड्रोजन को ही चूज़ किया था अपने एटॉमिक मॉडल के लिए। तो चलो हम लोग फिर से आते हैं मॉडल पे। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था 1913 पे दिया गया था, एंड दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उसमें क्या बोलता है? एक एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक एटम है, इसमें क्या है? स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। यस, न्यूक्लियस इन द सेंटर पे दे दिया, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। सर इसमें नया क्या है? रदरफोर्ड ने भी तो यही बोला था। ठीक है, देखते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम revolve around the nucleus only in certain selected circular path। क्या बोला है? only in certain selected circular path। रदरफोर्ड में क्या बोला था? अब समझ में आ रहा है ड्रॉबैक क्या है। देखो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था। रदरफोर्ड ने बोला था कहीं पे भी घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया था, बट बोर्ड्स ने बोल दिया क्या? एक सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगा। जैसे रेलवे लाइन क्या है? रेल क्या है? ट्रेन जो है पूरे रास्ते में कहीं भी चलता है क्या? नहीं, एक ट्रैक होता है, पर्टिकुलर एक ट्रैक है, उसी ट्रैक पे चलेगा। इस तरह से यहाँ पे भी बोला, बोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, बट एक सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में। सर्टेन सेलेक्टेड, मान लो एक ये हमारा सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर बना तो नहीं, लेकिन चलो सर्कुलर पाथ मान लो। ड्राइंग मेरा बहुत ही लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त है। ठीक है, सर्कल भी नहीं बनाना आ रहा है। सर्कुलर पाथ है विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस। क्या बोला? मतलब एक ही नहीं है, ऐसा बहुत सारा सर्कुलर पाथ है, एक ही नहीं है बट एक फिक्स्ड है। हाँ, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है ना, एक सर्कुलर पाथ है, और इसी पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, और कहीं नहीं इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एंड उसका एक फिक्स्ड रेडियस होगा, एंड उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ का एक एनर्जी भी फिक्स्ड होगा। देखो बोला है ना, इन सर्टेन सेलेक्टेड पाथ विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एनर्जी, दिस पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, दिस फिक्स्ड पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से आया। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस वाज बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो हमने क्या पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल में
कि एक न्यूक्लियस होगा हेवीली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, जो कि सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, बट एक सर्टेन सर्कुलर फिक्स्ड पाथ में ही घूमेगा, जहां तहां नहीं घूमेगा। एक सर्टेन, यहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, या तो यहाँ घूम सकता है, या तो यहाँ घूम सकता है। इस बीच में कहीं, ये दो रेड लाइन के बीच में भी तो सर्कल है, लेकिन वहाँ नहीं घूमेगा, उस सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। ये अगर ये फिक्स्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन इसी में ही घूमेगा, है ना। और इस पर्टिकुलर ये जो सर्कुलर जो पाथ है, इसका नाम क्या बोला था? ऑर्बिट्स। क्या नाम बोला था? ऑर्बिट्स। और उस ऑर्बिट का फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस होगा एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ से क्या रेडियस है ये फिक्स्ड होगा, और इस ऑर्बिट का क्या एनर्जी है वो फिक्स्ड होगा। समझ में आया? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट मॉडल है ना, उसमें से डेवलपमेंट क्या हुआ? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कहाँ से डेवलप हुआ है? बोर्स एटॉमिक मॉडल से डेवलप हुआ है। वीडियो को पॉज कर लो और ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो हमने लिखा है फर्स्ट मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को, इसको लिख लो, खुद से नोट्स बना लो। फिर मैं सेकंड वाला लिखूंगा, सेकंड जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का। वीडियो को पॉज कर और इसको लिख लो।